हेलो फ्रेंड्स, आप देखना शुरू कर चुके हैं इस यूट्यूब चैनल का वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज मास्टर क्लास सॉफ्ट इंजीनियरिंग एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अभी हमारा जो हम इस वाले वीडियो टॉपिक में चैप्टर 5 ले रहे हैं, जो कि है क्लाइंट एंड सर्वर आर्किटेक्चर, जिसमें टॉपिक 1 और टॉपिक 2 मेरा कंप्लीट होने के बाद ये मैं आपको जो बता रहा हूँ सर्वर का आर्किटेक्चर या सर्वर का स्ट्रक्चर विथ हिस्ट्री, मतलब कब कब क्या क्या हुआ कि हमने आगे फिर उसमें क्या क्या एडवांस किए, क्या क्या उसमें टेक्नोलॉजीज अपग्रेडेशंस करे, कौन कौन से टूल्स आए और हमें किस किस चीज़ों को अपनी क्लाइंट्स के लिए प्रेफर करना है। सर्वर का आर्किटेक्चर विथ हिस्ट्री विथ बेनिफिट्स बताने का रीज़न ये है कि जनरली क्या है, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, खासतौर से प्रोग्रामर्स को, कि हमारा सर्वर हमें कहाँ प्रेफर करना है, हमें अपने क्लाइंट्स को किस तरह के सर्वर आर्किटेक्चर पे चीज़ों को देना है। ठीक? जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको सभी वीडियो ट्यूटोरियल्स के अलर्ट्स मिल सकें। और चैप्टर 1 से लेके अभी तक का अगर आपने देखेंगे तो आपको ये टॉपिक जल्दी क्लियर होगा। जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो पहले प्रीवियस वीडियोस और प्रीवियस टॉपिक्स को कवर कर लें, उनको जल्दी क्लियर हो जाएगा। हमने टॉपिक क्या देखा था? हमने एप्लीकेशन की क्लस्टरिंग देखी थी, एप्लीकेशन को क्लस्टर करना सीखा था। मैं आपको फिर से इन शॉर्ट बता देता हूँ। जो भी हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसमें हमने लास्ट जो चैप्टर था हमारा डेटा, उसके अंदर हमने आपको डेटाबेस का क्लस्टर करना बताया था। कैसे बताया था क्लस्टर करना? कि हम मल्टीपल कनेक्शन स्ट्रिंग लेके मल्टीपल डेटाबेस हो सकते हैं। मीन्स हमारे एक डेटाबेस है, डीबी है, उसके अंदर मल्टीपल्स कॉलम्स हैं और एक टेबल्स हैं और टेबल्स में मल्टीपल्स कॉलम्स हैं। एक टेबल, फिर उसमें कॉलम्स, बहुत सारे कॉलम्स हैं। तो पहले टेबल को ब्रेक करना मैंने आपको बताया था, टेबल को क्लस्टर करना है। ये आपको लास्ट टॉपिक में मैं आप लास्ट चैप्टर के डेटा चैप्टर में मैं आपको बता चुका हूँ। टेबल को क्लस्टर करना है प्लस डेटाबेस को क्लस्टर करना है। ठीक है, डेटाबेस को क्लस्टर करना है तो मैंने आपको बताया था एक मल्टीपल कनेक्शन स्ट्रिंग पे मल्टीपल डेटाबेस की कनेक्शन स्ट्रिंग, है ना? मतलब हम एक डेटाबेस ना लेके हमारे 100 टेबल्स बन रही हैं तो हम 25-25 के 4 डेटाबेस बना लेंगे, जिसमें एक में 25 टेबल होंगी, एक में 25 टेबल होंगी, एक में 25 टेबल होंगी। और क्लस्टरिंग क्यों कर रहे हैं? अभी उसका क्या रीज़न है क्यों हम क्लस्टरिंग कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें अपने सर्वर का स्ट्रक्चर किस लेवल पे बनाना है ये आपको इस टॉपिक में क्लियर होगा। हमने डेटाबेस की क्लस्टरिंग करी, टेबल्स को हमने डिवाइड कर दिया उनके लोड के अकॉर्डिंग, उनके साइज के अकॉर्डिंग टेबल्स को डिवाइड कर दी, एक में 25, एक में 25, एक में 25, एक में 25। टेबल्स के अंदर भी मल्टीपल टेबल्स ले रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर कॉलम्स, अकॉर्डिंग टू देयर कॉलम साइज के अकॉर्डिंग। अगर हमारी एक टेबल में 100 कॉलम्स है तो हम उसको भी डिवाइड करेंगे, टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, टेबल 4 डिवाइड कर लेंगे अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन। मीन्स अगर मैं एक स्टूडेंट का एक प्रोफाइल या करियर ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ। करियर्स की अगर स्टूडेंट की या करियर फील्ड का अगर हम बना रहे हैं तो हम उसका एक एकेडमिक रिकॉर्ड लेंगे, है ना, और एक एक्सपीरियंस का रिकॉर्ड लेंगे, फिर उसके पर्सनल स्किल्स होंगे, पर्सनल डिटेल्स होंगी। तो हम क्या करेंगे, इसको 4 टेबल में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, और उन चारों टेबल्स में एक कॉमन आईडी होगी जो कि कहलाएगी फॉरेन की, है ना। अब हम यहाँ पर टेबल्स को कॉलम वाइज हम डिवाइड कर रहे हैं, बहुत सारे टेबल्स को ये मल्टीपल डेटाबेस में डिवाइड कर रहे हैं। ये होती है क्लस्टरिंग। क्यों हमें ज़रूरत पड़ी यह आपको इस टॉपिक में क्लियर हो जाएगा। वहां हमने डेटा में आपको बताया कि करना चाहिए, लेकिन क्यों करना चाहिए आपको इस टॉपिक में क्लियर हो जाएगा। अगर आपको इस टॉपिक में कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो मतलब आपको डेटा डेटा चैप्टर आपको दोबारा रिपीटेड देखना पड़ेगा। क्या हुआ, क्यों ज़रूरत पड़ी, हम ये मैं आपको बताता हूँ। क्या हुआ, स्टार्टिंग में जब हमारा इंटरनेट एरा जब चालू हुआ तो लोग अपनी वेबसाइट बनाते थे एक सिंगल सर्वर लगा के। इवन फेसबुक भी, गूगल भी जब स्टार्ट हुआ था तो वो एक सिंगल सर्वर से चलते थे, उसके लिए एक सिंगल सर्वर लगा दिया था। डेट टाइम क्या होता था, सर्वर की जो मैक्सिमम कॉन्फ़िगरेशन जो आती थी वो 2 गीगाहर्ट्ज़ आती थी। ये हिस्ट्री से बता रहा हूँ, मैक्सिमम 2 गीगाहर्ट्ज़। आज की डेट में जो हम यूज़ करते हैं मैक्सिमम 2.8 गीगाहर्ट्ज़ या 3.0 गीगाहर्ट्ज़ भी आ जाता है। लेकिन 2.8 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर
हमारे पास फिक्स्ड था। मतलब जब फेसबुक स्टार्ट हुआ, गूगल स्टार्ट हुआ, तो वो एक स्टैंड अलोन सिंगल सर्वर था जिसमें एक सीपीयू था, और मैक्सिमम उसमें जो रैम लग सकती थी वो 16 GB रैम लग सकती थी, रैम लग सकती थी। और स्टोरेज तो मल्टीपल लग सकते थे। उस टाइम पे है ना, जो मैक्सिमम जो हार्ड डिस्क अवेलेबल थी वो 40 GB, 20 GB, 160 GB, 120 GB, ये लेटेस्ट थे। तो मतलब 100 GB का यूजेबल स्टोरेज मिलता था। तो 100 GB स्टोरेज में स्टैंड अलोन सर्वर बना था। और सीपीयू जो उनके पास था वो 2.0 GHz का प्रोसेसर था। ठीक है। एक स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट बनाया। ठीक है, प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया। अब उन पे विजिटर्स के मल्टीपल रिक्वेस्ट आने लगे, मल्टीपल रिक्वेस्ट आने लगे। जब फेसबुक, गूगल ये सब स्टार्ट हुई, या कोई भी XYZ वेबसाइट्स जब स्टार्ट हुई, तो उन पे एक विजिटर्स की रिक्वेस्ट आना शुरू करी। हर विजिटर्स ने कुछ अमाउंट ऑफ सीपीयू, कुछ अमाउंट ऑफ रैम को ब्लॉक कर दिया, कुछ अमाउंट ऑफ सीपीयू, कुछ अमाउंट ऑफ रैम को ब्लॉक कर दिया। और हार्ड डिस्क पे भी मल्टीपल रिक्वेस्ट आने लगी। ठीक है, मल्टीपल रिक्वेस्ट आने लगी। हार्ड डिस्क की भी एक आईओ स्पीड है, इनपुट आउटपुट स्पीड है, मतलब रीड की स्पीड है, और राइट की स्पीड है, मतलब इसकी भी कैपेसिटी जो है एक लिमिटेशन से, मतलब हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनकी एक लिमिटेशन से, मतलब वो कुछ लिमिट नंबर ऑफ यूजर्स को ही वो एक्सेप्ट कर पाएगा, नंबर ऑफ यूजर्स को ही एक्सेप्ट कर पाएगा। ठीक है। अब मार्केट में हमारे पास 2.0 गीगाहर्ट्ज से बड़ा कोई प्रोसेसर अवेलेबल नहीं है। आगे उनने क्या करा, सीपीयू को कोर वाइज लगाना शुरू करा, मीन्स ड्यूल कोर बनाना शुरू करा। ड्यूल कोर आया, फिर भी कम पड़ने लगी, तो उनने कोर टू ड्यू लगाया, कोर टू ड्यू लगाया। ठीक है। कोर टू ड्यू भी कम पड़ने लगा, तो उनने 4 कोर लगा दिया। 4 कोर भी कम पड़ने लगा, तो 8 कोर लगा दिया। आज की डेट में हम कोराई 7 को 8 कोर बोलते हैं। अब कोराई 7 से तो कोराई 9 तो नहीं आया, हमने मान लिया कि कोराई 9 भी आ गया। 16 कोर हमने लगा दिया, 16 कोर लगा दिया। लेकिन ये भी मिलियंस ऑफ हिट्स को एक्सेप्ट कर दे ऐसा सर्वर, स्टैंड अलोन सर्वर नहीं एक्सेप्ट कर सकता है ना। अभी भी हमारे जो है मिलियंस ऑफ यूजर्स आना शुरू हो गए, तो स्टैंड अलोन सर्वर को हमने जो अगली टेक्नोलॉजी जो लेकर आए, हमने यहाँ पर मान लीजिए कि आप 16 कोर का 16 GB रैम के साथ, या 16 GB नहीं, 128 GB रैम के साथ हार्ड डिस्क भी हमने बहुत सारी लगा दी। अब भी हमारी जो जो रिक्वेस्ट है वो यूजर्स को, मतलब 1000 यूजर्स को भी एक्सेप्ट करने लायक सर्वर हमारा नहीं है। मीन्स स्टैंड अलोन सर्वर था, स्टैंड अलोन सर्वर था, तो हमने सिर्फ कोर बढ़ाते चलेगा, रैम बढ़ाते चलेगा, डिस्क बढ़ाते चलेगा, फिर भी हमारे लिए ये बहुत सारे यूजर्स को एक्सेप्ट कर सके, इसकी पॉसिबिलिटीज नहीं बन पा रही थी। हमारे पास मैक्सिमम कोर कितना अवेलेबल था, 16 कोर, इसके बाद कोर अवेलेबल नहीं थे। इससे ज्यादा हार्डवेयर जाने की बजाय उन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला, इट्स कॉल्ड हार्डवेयर क्लस्टरिंग। हार्डवेयर क्लस्टरिंग मतलब जो हमारा इस स्टैंड अलोन सर्वर है उसको हमने क्लस्टर्ड करा। क्या करा, क्लस्टर्ड करा। किस वाइज क्लस्टर्ड करा, अब हमारे पास एक सर्वर में कितने टाइप ऑफ सर्वर्स होते हैं। पहला तो होता है एफटीपी सर्वर। एफटीपी सर्वर जो फाइल मैनेजमेंट का हमें एक्सेस देता है ऑन फाइल्स के ऊपर, फाइल्स के ऊपर देता है। एक हमारा जिससे वेबसाइट एक्सेस्ड होती है, आईएस होगा या अपाचे होगा, उसको हम कहते हैं वेब सर्वर। एक होता है जहां हमारा डेटाबेस सर्वर चल रहा होता है, डेटाबेस जहां पर हम एक्सेस कर रहे होते हैं, तो डेटाबेस सर्वर। बहुत सारे हमारे यूजर्स, मिलियंस ऑफ यूजर्स आ रहे हैं, नए यूजर्स भी आ रहे हैं, पुराने यूजर्स भी जा रहे हैं, तो हमें एक डीएनएस कैशिंग जो हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था, तो एक हमें डीएनएस सर्वर चाहिए पड़ता है जो उन डीएनएस की रिक्वेस्ट को हैंडल कर सके। तो हमें मिनिमम जो है इतने सर्वर्स की जरूरत थी। तो अब हमने क्या करा, एक स्टैंड अलोन सर्वर एक सर्वर को देना शुरू करा, मतलब अब हमने 4 सर्वर लगा दिए। अब हमने 4 सर्वर लगा के हमने अपनी कैपेसिटी को बढ़ाया। ठीक है। एज वेल एज क्या फायदा हुआ इससे, हमको कोई भी चीज में, किसी चीज में कोई मेंटेनेंस होता या कुछ होता था, तो हमारा पूरा सर्वर सिस्टम डाउन नहीं होता था। कोई एक पे अगर मेंटेनेंस चल रहा है तो सिर्फ वो सिस्टम डाउन है, बाकी सिस्टम हमारा एज यूजुअल रहता था। एज वेल एज हमने प्रीवियस वाले में पढ़ा था कि हम दो टेक्नोलॉजी ले रहे थे, एक प्राइमरी और एक स्लेव।
मतलब हर एक सर्वर के दो, सेक ऑफ काहे के लिए, सेक ऑफ वेबसाइट को अप टाइम रखने के लिए, वेबसाइट कभी भी हमारी बंद ना हो, एप्लीकेशन हमारी कभी भी डाउन ना हो, इसके लिए हम प्राइमरी और स्लेव हम लेने लगे। इनके बीच में लोड बैलेंसिंग लगा दी, इनके बीच में लोड बैलेंसिंग लगा दी। मतलब जब हम इस पे काम कर रहे हैं, इसके लिए आप लास्ट टॉपिक देखिए, जब हम इस पे काम कर रहे हैं तो ये वाला हमारा स्लेव हो गया और ये हमारा प्राइमरी हो गया, वेबसाइट इससे चलने लगी, हम इस पे जब से मेंटेनेंस कर रहे हैं या अपग्रेडेशन कर रहे हैं, तो हमें प्राइमरी और स्लेव जब इस पे हो गया तो हमने इसको वापस, जो हमारे सिंक्रोनाइज जो डेटा अपग्रेड हो चुका है उसका सिंक्रोनाइज करा, वापस इसको प्राइमरी बनाया और इसको स्लेव कर दिया। तो अब हम प्राइमरी स्लेव कंसेप्ट में हमने क्लस्टरिंग कर दी, मतलब इसको हम एक एक सर्वर सी यूनिट मान रहे हैं, एक सर्वर यूनिट मान रहे हैं, एक प्राइमरी एक स्लेव, एक प्राइमरी एक स्लेव, एक प्राइमरी एक स्लेव, एक प्राइमरी एक स्लेव। ठीक है, अब इसको हम एक सर्वर यूनिट मान रहे हैं, तो अब हमने अलग अलग सर्वर के लिए इंडिविजुअली अलग अलग हमने है ना सर्वर्स लगाना शुरू कर दिए। ठीक है, अभी भी इन चार सर्वर्स को मिलाकर अगर मैं 16 × 4 करता हूं, कितना होगा, 64। मतलब अभी भी हमारे पास 64 कोर ही जनरेट हुआ, अभी हमारे पास और ऑप्शंस नहीं है कि हम और यूजर्स को हैंडल्स करा सकें। तो अब हमें और स्ट्रक्चर्स में क्या चेंजेस करना पड़ेंगे, अब हम क्लस्टरिंग क्लस्टरिंग को ही सब क्लस्टरिंग में डिवाइड करेंगे, मींस हम अपने एफटीपी को मल्टीपल सर्वर्स में डिवाइड कर देंगे, इन सबको मल्टीपल सर्वर्स में, मतलब इसको हम एक यूनिट मान रहे हैं, तो इसको एक यूनिट ना करके मल्टीपल यूनिट्स में बढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो क्लस्टरिंग के बाद जो ये चीज जो हम कर रहे हैं, इट्स कॉल्ड ग्रिड, हमने ग्रिड में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। कैसे, अब ग्रिड में कन्वर्ट करने के लिए इसके दोनों तरीके हैं, हम सर्वर लेवल पे भी ग्रिड ग्रिड कर सकते हैं, सर्वर लेवल पे कि उन सबको कंबाइन करके एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम दिख रहा है। अब हमारे पास, हम यहाँ पर 16 कोर लगा रहे थे, अब हर एक पे अगर मैंने 10-10 सर्वर घुसेड़ दिए तो अब कितने हर एक पे इंडिविजुअली कितने होगा, 160 कोर, 160 कोर, 160 कोर। लेकिन ये ग्रिड भी किस लेवल पर पॉसिबल है कि जिस लेवल पे आपने एप्लीकेशंस को आप जितने टुकड़ों में तोड़ सकते थे सिर्फ उतने ही पॉसिबल्स हैं। कैसे, अब ग्रिड में कैसे चलेगा कि एक यूनिट एक एफटीपी सर्वर है ना, तो सब डोमेन वाइज जो डिवाइड हो रहा है, सब डोमेन वाइज, इन शॉर्ट मैं आपको बता रहा हूं, जैसे अगर कोई शॉपिंग कार्ट है, शॉपिंग वेबसाइट है, तो उसमें एफटीपी वाला एक जो प्रोडक्ट्स वाला हमारा होगा, प्रोडक्ट्स वाले के लिए हमने एक क्लस्टर सिस्टम ले लिया, एक क्लस्टर सिस्टम्स ले लिया जहां पर से प्रोडक्ट सेव हो रहा है, एक हमने एसी क्लस्टर सिस्टम ले लिया फॉर द ऑर्डर, ऑर्डर्स के लिए ऑर्डर्स हम सेव कर रहे हैं, उसमें ऑर्डर्स की फाइलें हैं, ऑर्डर्स डॉट शॉपिंग कार्ट डॉट कॉम, प्रोडक्ट्स डॉट शॉपिंग कार्ट डॉट कॉम। ठीक है, और एक हमारा सेलर्स होगा जहां पर है ना सेलर्स अपनी इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं, सेलर्स की इंफॉर्मेशन है, और जब वो ऑर्डर्स प्रोडक्ट्स एड प्रोडक्ट्स वाला कर रहे हैं तो वो इस वाले से खोल के दिखा रहा है, न्यू ऑर्डर्स कर रहे हैं तो इस वाले से, व्यू ऑर्डर्स कर रहे हैं तो इस वाले से खोल के दिखा रहा है। एक हमने कस्टमर बना लिया, और हर एक के लिए हम एक एक क्लस्टर सर्वर्स क्रिएट करते जा रहे हैं, हर एक के लिए क्लस्टर सर्वर्स क्रिएट करते जा रहे हैं। तो हमारे पास कितने ऑप्शंस बना सकते हैं, हम उतने ही क्लस्टर्स क्लस्टर्स को मल्टीपल क्लस्टर्स में लेके जा सकते हैं, हर एक को नहीं लेके जा सकते हैं। मल्टीपल क्लस्टर्स में कैसे लेके जाते हैं, जितनों को हम एप्लीकेशंस को डिवाइड कर सकते हैं, जितनी एप्लीकेशंस को हम डिवाइड कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए शॉपिंग शॉपिंग साइट्स के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, तो एक जगह एक डेटाबेस, एक एप्लीकेशन जिसके अंदर से प्रोडक्ट्स के टेबल्स एक्सेप्ट हो रही हैं, प्रोडक्ट्स का एक्सेस हो रहा है, ऑर्डर का एक्सेस हो रहा है, सेलर्स का हो रहा है, कस्टमर का हो रहा है, शिपिंग शिपिंग वाला हमारा पूरा पार्ट हमारा चल रहा है, शिपिंग मॉड्यूल चल रहा है। ठीक है, एज वेल एज ये सारी चीजें एक हमें पोर्टल के फॉर्म में दिखेगी जो डायरेक्ट वेबसाइट होगी, एक उसका जो जब हम उस पर व्यू प्रोडक्ट्स कर रहे हैं तो इधर से उठा के दिखा रहा है, एड ऑर्डर न्यू ऑर्डर कर रहे हैं तो इस वाले पे न्यू एंट्री कर रहा है। ठीक है, सेलर्स की इंफॉर्मेशन दिख रहा है तो इससे इंफॉर्मेशन उठा के दिखा रहा है, खुद की इंफॉर्मेशन दिख रहा है तो इससे इंफॉर्मेशन उठा के दिखा रहा है, शिपिंग जब हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया शिपिंग की इंफॉर्मेशन दिख रहा है तो इससे उठा के दिखा रहा है। ठीक है, अब हमने हमने अपने उसमें कुछ परचेस पॉइंट्स अगर हमने बना लिए, परचेस पॉइंट्स अगर हमने बना लिए तो एक पॉइंट्स का सर्वर बना लिया। मींस हम एक एक सेक्शंस के लिए एक एक इस तरीके का क्लस्टर सिस्टम बनाते जा रहे हैं। मींस हमारे पास उतने ही ऑप्शन होंगे, इस केस में कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, हम 6 क्लस्टर्स इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। मतलब हम इसमें भी लिमिटेशंस आ गए कि अब हम
6 तक ही उसका ग्रिड ला सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ग्रिड सिस्टम भी एक लिमिट के बाद स्टॉप दे। मतलब अगर हमने 6 लिया 160, अगर हम इसको 10 तक में अगर डिवाइड करें तो 160 160 160 कितने हो गए, मल्टीप्लाइड बाय 10, मीन्स 1600 कोर तक ही हम आ पाए। अभी भी हमारा मिलियंस ऑफ यूजर्स एक्सेप्टेबल यूजर्स नहीं है। अगर मैं 1600 कोर अगर मान के चल रहा हूं और एक कोर अगर 100 यूजर्स को अगर एक्सेप्ट करता है, तो 1600 कोर्स कितने यूजर्स को एक्सेप्ट कर पाएगा, जस्ट 1,60,000 यूजर्स, जस्ट 1,60,000 यूजर्स। मीन्स अब अगर 1 मिलियन से ज्यादा अब हम इसको 1 मिलियंस में कन्वर्ट करना है, और यूजर्स बढ़ाना है, और यूजर्स बढ़ाना है, और यूजर्स बढ़ाना है, तो हमें कैसे इसको है ना हम इसका अगला ऑप्शन क्या बन सकता है, हमारा सर्वर का आर्किटेक्चर या सर्वर का स्ट्रक्चर हम क्या बना सकते हैं। फिर से मैं रिव्यू करता हूं, इसी के अंदर इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, मैं फिर से रिव्यू करता हूं। सिंगल स्टैंड अलोन सर्वर था, हमने सीपीयूज के कोर बढ़ाना शुरू कर दिए, लेकिन इसकी भी मदरबोर्ड की एक कैपेसिटी की लिमिटेशंस ऑफ 16 कोर लगा सकते हो, ठीक है। या एक एक कोर, आप एक एक सीपीयू आपने 2 कोर का लगाया, आपने 16 सीपीयू लगा लिए तो 32 कोर तक चले जा सकते हो, और अमेंडमेंट कर दिया 32 कोर तक जा सकते हो। इसके बाद आपने सर्वर वाइज उसको है ना मल्टीपल डिवाइड कर दिया फॉर द सेक ऑफ डाउन टाइम और अप टाइम को मेंटेन करने के लिए। हर एक को प्राइमरी, मतलब यहाँ पर भी प्राइमरी और स्लेव का कंसेप्ट था, ठीक है। इसका सर्वर वाइज आपने डिवाइड कर लिया, ठीक है, डीएनएस सर्वर, डेटाबेस सर्वर, वेब सर्वर, एफटीपी सर्वर, और एक और अगर जैसे आपने एसएमटीपी सर्वर भी चला रहे हैं मेल मेल को कम्युनिकेशंस के लिए, तो एसएमटीपी सर्वर भी बना लिया, ठीक है। कितने सर्वर्स होगा, 1 2 3 4 5 सर्वर, ठीक है। अब इन 5 सर्वर्स को सेक्शन वाइज हमारे जो यूजर्स हैं उसके ऑप्शन वाइज, सेक्शन वाइज, प्रोडक्ट्स, ऑर्डर्स, इनको मान लो आपने ग्रिड में है ना लेके चलेगा। क्लस्टर्स को मल्टीपल क्लस्टर्स में आपको डिवाइड कर लिया। मल्टीपल क्लस्टर्स में करने के लिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में भी ऑप्शन है, एज वेल एज कहाँ पर ऑप्शन है, आप उसको इंडिविजुअली सब एप्लीकेशंस में भी आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। इसमें हर एक की इंडिविजुअल अलग अलग कनेक्शन स्ट्रिंग जनरेट होगी, ठीक है। आपने क्लस्टर्स क्लस्टर्स के बाद ग्रिड पे भी चलेगा। ग्रिड की भी एक लिमिटेशन आ गई, क्या आप मान लो 2 लाख तक भी अगर यूजर ले गए, ठीक है, 2 लाख तक यूजर भी लेके चले गए, तो भी ये तो सफिशिएंट नहीं है, हमें तो मिलियंस ऑफ यूजर्स को एक्सेप्ट करना है। तो अगली टेक्नोलॉजी जो आई, जो इस ग्रिड का भी मल्टीपल ग्रिड्स में चले गए, वो टेक्नोलॉजी कहलाती है, जो आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, क्लाउड। क्या करते हैं हम क्लाउड के अंदर, क्लाउड एक ऐसा इस तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया, इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया जो मल्टीपल सर्वर्स को कंबाइन करके एक सर्वर की तरह रिप्रेजेंट करता है। एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया, क्लाउड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया, जो बहुत सारे सर्वर्स जो आपस में इंटरनेट के थ्रू कंबाइंड हो गए और उन सब की सीपीयूज को कंबाइन करके वो एक सिंगल सीपीयू की तरह, सिंगल सीपीयू सिंगल सर्वर, जैसे हमारा सर्वर्स में हम माई कंप्यूटर में खोलते हैं तो कोर्स दिखाता है, रैम दिखाता है, हार्ड डिस्क स्पेस दिखाता है, तो उन सारे सर्वर्स के रिसोर्सेस को, जो सीपीयू, रैम और हार्ड डिस्क है, उनको कंबाइन करके एक सीपीयू की तरह वहां पर वो दिखाता है, एक सीपीयू की तरह, ठीक है। मींस अब हमने क्या करा, सर्वर लगाना शुरू कर दिए, सर्वर 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 लगाना शुरू कर दिए, भरना शुरू कर दिए। आप तो 100 150 200 300 400, मीन्स हमें ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइडर ने हमको एक ऐसा ओएस प्रोवाइड करा, जो इंटरनेट कनेक्टिविटी पे ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करा, जो इंटरनेट कनेक्टिविटी पे आप कितने भी एन नंबर ऑफ सर्वर्स लगा दो, उन सबको कंबाइन करके एक एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे आपको कंबाइन करके सबका सीपीयू मर्ज करके आपको दिखा देगा, सबकी रैम प्लस करके आपको दिखा देगा, सबकी हार्ड डिस्क या एसएसडी स्टोरेज को आपको प्लस करके दिखा देगा, ठीक है। एज वेल एज इन सब के बीच में हर एक का जो है प्राइमरी स्लेव का कंसेप्ट चल रहा है, हर एक के बीच में, मीन्स ये फेल तो ये चालू, ये चालू तो ये फेल, ठीक है। मीन्स प्राइमरी स्लेव कंसेप्ट लेके चल रहे हैं। या स्टोरेज का भी, मैं स्टोरेज का आपको अभी अगला इसी टॉपिक में एक और पॉइंट आएगा,
हम स्टोरेज को हम मल्टीपल उसमें लेके चल रहे हैं। अब प्राइमरी स्लेव की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है, इसी में है ना, इसी के अंदर कुछ सर्वर्स को वो लॉजिकली प्राइमरी और स्लेव दोनों मेंटेन कर रहा है। वो अगर अचानक ये अगर हमारा सीपीयू हमारा क्रैश्ड हो गया, तो हमारा 1% भी डेटा लॉस्ट नहीं होगा। तो इसमें हार्ड डिस्क लेवल पे अगली टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट की गई। एक तो क्लाउड हो गई, जहां पर सीपीयू और रैम को कंबाइन करके आपको इनफाइनाइट कोर्स अवेलेबल करा सकते हैं, इनफाइनाइट रैम अवेलेबल करा सकते हैं, जो हमारी गूगल कंपनी करती है, गूगल करती है, फेसबुक करती है, एफबी करती है, अमेजॉन एडब्ल्यूएस यूज करती है, अमेजॉन जो अमेजॉन का क्लाउड जो होस्टिंग प्रोवाइडर है, माइक्रोसॉफ्ट में अज्योर आता है। ठीक है, तो ये लिमिटेड कंपनीज हैं जो आपको क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं, जहां पर सीपीयू की लिमिटेशंस में कोई लिमिट नहीं है। मतलब वो और सीपीयू बढ़ा देंगे, उनकी और कैपेसिटी बढ़ जाएगी, और सीपीयू बढ़ा देंगे और कैपेसिटी बढ़ जाएगी, और सीपीयू बढ़ा देंगे और कैपेसिटी बढ़ जाएगी। और एज वेल एज इनने शेयरिंग ऑफ सीपीयूज करा, शेयरिंग ऑफ रैम और शेयरिंग ऑफ सीपीयूज करा। ठीक है, कैसे शेयरिंग ऑफ सीपीयूज करा कि हर एक आदमी हर बार, मैंने 16 कोर ले लिया, 32 कोर ले लिया अपने पास, 32 कोर का मैंने सीपीयू क्लाउड ले लिया, या 32,000 सीपीयू का मैंने एक क्लाउड उनसे होस्टिंग ले ली या सर्वर ले लिया, 32,000 सीपीयूज का। लेकिन हर वक्त मैं 32,000 यूज कर रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है। तो अगले ने, किसी और ने भी 32,000 लिया, फिर किसी ने 32,000 लिया। ठीक है, तो इनके बीच में सीपीयू का जो लॉजिकली ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे लॉजिकली सीपीयूज को सबको कुछ सिंगल, मतलब माइक्रो सेकेंड्स के भी 1,000 में डिवाइडेड में, वो वहां पर जो नैनो सेकेंड्स जो होता है उसके अंदर इनकी सीपीयू की आपस में रिक्वेस्ट, वो तो ये हो गया कि आपके 32,000 कोर के लायक आपको पूरा सीपीयू अवेलेबल होगा। अब कितने भी कोर्स हों, है ना, अब वो आपकी रिक्वेस्ट को 32,000 सीपीयू जितने रिक्वेस्ट को आपको एक्सेप्ट करेगा, एग्जीक्यूट करके आपको देगा। इसकी भी 32,000 करके देगा, इनको भी 32,000, 32,000 का एक और कस्टमर आ गया। ठीक है, अब हम अगला जो होगा वह हम उसको उसको भी हम दे देंगे। लेकिन हो सकता है ये क्लाउड के कोर्स हमारे पास सिर्फ इतने हो, कितने हो, हमारे पास जो टोटल क्लाउड बनाने के बाद सिर्फ 128, 1,28,000 ही सीपीयूज हैं। ठीक है, तो हमने फिर भी एक और को बढ़ा लिया, क्यों? क्योंकि इनकी शेयरिंग पे सीपीयूज है ना, यूज होता है। तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है हमने इनसे निकाल लिया, डेट इज प्रॉफिट। ठीक है, तो डेट इज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस, बट इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हजारों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट होता है। तो हम क्लाउड पे कब जाएंगे, क्लाउड होस्टिंग पे कब जाएंगे, जब हमारे यूजर्स की रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा मिलियंस ट्रिलियंस में आने लगे, तब हम क्लाउड पे जाएंगे। ठीक है, तब तक हमें जो पहला इंफ्रास्ट्रक्चर कौन सा मिल रहा है, हमें मिनिमम क्लस्टरिंग पे तो जाना ही पड़ेगा। क्लस्टरिंग तो हमें मिनिमम चाहिए ही चाहिए। मीन्स बहुत से लोग क्या करते हैं, शेयर्ड होस्टिंग ले लेते हैं। क्या होता है शेयर्ड होस्टिंग? मीन्स स्टैंड अलोन सर्वर, स्टैंड अलोन सर्वर, एक ही सर्वर है, एक ही सर्वर पे सारे सर्वर क्रिएट कर दिए, एफटीपी भी क्रिएट कर दिया, डेटाबेस भी क्रिएट कर दिया, वेब भी क्रिएट कर दिया, एसएमटीपी भी क्रिएट कर दिया। उसी पे उनने उठा के ना वेब सर्वर, डीबी, एफटीपी, एसएमटीपी, आईमेप सर्वर भी उसी पे क्रिएट कर दिया। सारी चीजें एक ही सर्वर पे ओवरलोड करके चला रहा है। ठीक है, और इसकी भी क्या है, क्या फंडामेंटल है, ये मैं आपको स्टैंड अलोन सर्वर पे, स्टैंड अलोन से और इसके आगे भी कौन कौन सी कहानियां होती हैं वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये तो हो गया सर्वर का स्ट्रक्चर। मीन्स हम अपने क्लाइंट को जो मिनिमम जो जाएंगे वो क्लस्टरिंग पे जाएंगे मिनिमम। क्यों? क्योंकि स्टैंड अलोन सर्वर अगर होता है, हमारा स्टैंड अलोन सर्वर है, और एक सर्वर पे किसी एक पॉइंट पे अगर हमारा मिस्टेक करता है, तो हमारे बाकी चीजें भी, सारी सर्विसेज बंद हो जाएंगी। मेल सर्वर भी स्टॉप्ड हो जाएगा, वेब सर्वर भी स्टॉप्ड हो जाएगा। किसी एक पे अगर मिस्टेक आती है या वो सर्वर क्रैश करता है, तो हमारा पूरा सिस्टम डाउन हो जाएगा। तो हम मिनिमम जो जाएंगे वो क्लस्टरिंग पे जाएंगे। मीन्स हम नहीं चाहते कि अगर हमारे वेबसाइट बंद हो तो मेल्स भी बंद हो जाए, नहीं, क्यों बंद हो जाए, या मेल बंद हो तो वेबसाइट भी बंद हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम इनको क्लस्टर्स पे लेके जाएंगे। क्लस्टरिंग हमारे पास मिनिमम जो है
क्लस्टर सर्वर्स होने चाहिए, क्लस्टर सीपीयूज और रैम के सर्वर्स होने चाहिए मिनिमम। मतलब हम उस होस्टिंग प्रोवाइडर के पास जाएंगे जो मिनिमम क्लस्टरिंग पे चल रहा हो, उससे नीचे नहीं जाएंगे। इसको चेक करने का क्या फंडामेंटल है, कैसे चेक करेंगे, किस तरीके से हम चेक करेंगे? डीएनएस की एंट्री से भी पता चल जाता है, और जो हम कनेक्शन स्ट्रिंग्स जो हमको लिखते हैं उससे भी हमें पता चल जाता है। हमारी रिक्वेस्ट, डेटाबेस की रिक्वेस्ट अलग जा रही है, वेब सर्वर की रिक्वेस्ट अलग जा रही है, एसएमटीपी की रिक्वेस्ट अलग जा रही है। इट मीन्स कि वो क्लस्टर्ड सर्वर है। लेकिन कई लोगों ने इसकी भी मेथड निकाल ली है कि वो दिखाने के लिए तो उनने सब चीज क्लस्टर की तरह उनने बना के रखा हुआ है, लेकिन बैकएंड पे एक ही सीपीयू होता है। तो हमें हर एक के इंडिविजुअली आईपी रिक्वेस्ट चेक करो, पिंग करके आईपी रिक्वेस्ट चेक करके देखो। अब आईपी अगर सबका एक आ रहा है मतलब स्टैंड अलोन सर्वर है, ठीक है। अब इसकी भी उनने मेथड निकाल दी। इसकी क्या मेथड निकाल दी कि उनने है ना पिंग पिंग है ना स्टॉप कर दिया, पिंग को स्टॉप कर दिया, ताकि आपको पता ही ना चले कि ये क्लस्टरिंग है या स्टैंड अलोन है, आपको पता ही ना चले। और पूछोगे भी तो आप बोल देंगे नहीं हमारे पे पिंग, हमारे पास पिंग रिक्वेस्ट बंद है, पिंग रिक्वेस्ट को हमने बंद कर दिया है। नहीं, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपको पिंग स्टॉप चालू रखना पड़ेगी, हर हालत में चालू रखना पड़ेगी, ताकि हमें ट्रेस रूट और क्या कहते हैं, ट्रेस रूट और पिंग, जो हमारा जो पैकेट्स के ट्रेवलिंग टाइम है वो हमें पता करना है, यूजर्स को दिखाना है, डेमो दिखाना है। तो आप अगर इसको बंद कर देंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि आपका कितना होप काउंट आ रहा है या एक पैकेट को ट्रेवल करने में कितना पिंगिंग टाइम लग रहा है? ठीक है, एक तो ये सॉल्यूशन है। या फिर कई लोग क्या करते हैं, डीएनएस सर्वर अपने सभी सर्वर्स के लिए एक सिंगल डीएनएस सर्वर बना लेते हैं, एक सिंगल डीएनएस सर्वर बना लेते हैं, और उस पे डीएनएस की एंट्री को अलग अलग सर्वर पे लेके जाते हैं। तब भी आपको डीएनएस की एंट्रीज को अलग अलग सर्वर्स पे लेके जा रहा है, इट मीन्स तब तब भी आपकी आईपी अलग अलग होगी, सिर्फ नेम सर्वर आपको एक जगह पे पॉइंट करा के दिखाएगा डीएनएस पे। तब भी हम पता कर सकते हैं, आईपी पिंग को स्टॉप नहीं करना है। ये हो गया सीपीयू रैम एसएसडी लेवल पे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। अब होस्टिंग किस तरीके से चलती है, होस्टिंग का स्ट्रक्चर क्या होता है, हम अपने क्लाइंट्स को होस्टिंग लेवल पे किस लेवल की होस्टिंग लेंगे, होस्टिंग के स्ट्रक्चर्स को मैं आपको आपको डेटा इसका सर्वर्स का स्ट्रक्चर क्या होता है होस्टिंग लेवल पे, वो मैं आपको अब क्लियर करता हूँ। अब क्या हुआ कि मैंने अपने होस्टिंग का, चाहे मैं क्लाउड क्लाउड ले लूँ, चाहे ग्रिड होस्टिंग कर लूँ, चाहे सिंगल स्टैंड अलोन सर्वर ले लूँ, है ना। अब उसमें होस्टिंग किस किस तरीके से चलती है, बहुत से लोग बहुत इसमें फंसते हैं, बहुत ज़्यादा फंसते हैं हर हाल। मतलब मुझे लगता है मेरा जो अभी तक का जो एनालिसिस है, अबव 80% है ना लोग इसके अंदर फंसते हैं। अबव 80% इसमें यूजर्स फंसते हैं। सबसे बेसिक जो होता है, हमारा हमने एक सर्वर बना लिया, ठीक है। एक सर्वर को हमने क्लस्टर इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया, क्लस्टर इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया मीन्स हमने क्लस्टर सर्वर बना लिए, क्लस्टरिंग कर ली। एक पे हमारा वेब सर्वर है, एक पे हमारा एफटीपी सर्वर है। वेब सर्वर एफटीपी सर्वर अलग अलग हैं, इस पे फाइल्स स्टोर हो रही हैं और इस पे आईएस और अपाचे चल रहा है, रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट हो रही हैं। ये दोनों अलग अलग सर्वर्स हैं, है ना। फाइल सर्वर्स भी बोल सकते हैं एफटीपी को, है ना। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एफटीपी सर्वर या फाइल सर्वर भी बोल सकते हैं। एक मैंने डेटाबेस सर्वर बना लिया, ठीक है, और एक मैंने एसएमटीपी सर्वर बना लिया जहां पर मेल्स का पूरा एक्सचेंज चल रहा है, मेल सेंडिंग चल रही है। और एक मैंने अलग से अलग एक और डीएनएस सर्वर बना लिया जहां पर मैं डीएनएस की रूटिंग कर रहा हूँ। डीएनएस ये बताता है जब भी रिक्वेस्ट आती है कि किसी ने वेबसाइट खोली, तो अब उसको उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को अकॉर्डिंगली अलग अलग सर्वर पे लेके जाता है। मेल एक्सचेंज की एसएमटीपी की है, तो लास्ट टॉपिक में मैंने आपको डीएनएस के बारे में बताया था। तो एसएमटीपी होगा तो इस सर्वर पे भेज देगा, डेटाबेस की रिक्वेस्ट होगी तो इस सर्वर पे भेज देगा, फाइल की रिक्वेस्ट होगी तो इस सर्वर पे भेज देगा, वेब की रिक्वेस्ट होगी तो इस सर्वर पे भेज देगा। ये मैंने एक क्लस्टरिंग बना ली। या मल्टीपल क्लस्टरिंग लगाकर मैंने ग्रिड होस्टिंग बना ली, या बहुत सारे सर्वर्स लगा के मैंने क्लाउड होस्टिंग बना ली, ठीक है। मैंने आपसे बोला कि क्लस्टरिंग से नीचे नहीं जाना है, मतलब अब ये सारे एक ही सर्वर पे मैं अगर सारे फंक्शंस करा रहा हूँ, सिंगल सर्वर, स्टैंड अलोन सर्वर, सिंगल सर्वर पे अगर मैं करा रहा हूँ, इट इज रॉन्ग, ठीक है। ये वैसे भी पता चल जाता है, बहुत आसानी से एनालिसिस हो जाता है। और कोई अगर एनालिसिस नहीं कर पा रहा हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइए, मैं आप उसको पर्टिकुलर उस वेबसाइट को या होस्ट उस पर्टिकुलर आपकी होस्टिंग का मैं आपको एनालिसिस करके मैं बताऊंगा कि वो स्टैंड अलोन सर्वर है या क्लस्टर्ड सर्वर है, ठीक है। और आज की डेट में क्लस्टर सर्वर्स की या ग्रिड होस्टिंग की कॉस्टिंग और शेयर्ड होस्टिंग की कॉस्टिंग
इक्वल हो गई है, बराबर हो गई है। मीन्स अगर आपको वही कॉस्टिंग में अगर आप स्टैंड अलोन सर्वर ले रहे हैं तो आप टोटली टोटली बेवकूफ बन रहे हैं, आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो आपको क्लस्टिंग सर्वर लेना है, इन दोनों की कॉस्टिंग में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि मुझे अपनी सर्विस स्ट्रांग रखनी है ना। क्लस्टिंग के साथ साथ मैंने क्या करा, इसके डेटा को, जो भी हमारा डेटा है, कौन कौन सा डेटा होता है, एक फाइल सर्वर्स होता है और डेटाबेस सर्वर्स होता है, इस पे रिटेंशन में 7 डेज का बैकअप लगा लिया। ये भी मैंने आपको लास्ट टॉपिक में क्लियर करा था। तो 7 डेज का मैंने 7 अलग अलग है ना स्टोरेज स्पेस बना लिए, जिसमें मेरे बैकअप बन रहा है। 7 अलग अलग, ठीक है। या तो दोनों को मैं एक ही पे लेके जा रहा हूँ, या अलग अलग कर रहा हूँ। और इसके बीच में एक सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, जो सबसे फेमस एक सॉफ्टवेयर चलता है, एक्रोनेस। इसका मैं लाइसेंस लोके लेके उसको करूंगा। ये इसलिए कि आपका किसी भी हालत में आपका डेटा लॉस नहीं होगा, इसके लिए। मीन्स कई तो ऐसे हैं जिनके पास बैकअप ऑप्शन भी नहीं है, बैकअप बैकअप बनाते ही नहीं है। मीन्स आप उन पे सिर्फ आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं। अगर सर्वर क्रेश्ड नहीं हुआ तो आपका डेटा बचा रहेगा, लेकिन गलती से भी अगर आपका आपका सर्वर क्रेश्ड हुआ तो आपका पूरा डेटा लॉस चला जाएगा हर हालत में। आप ये मान के चल रहे हैं कि मेरे तो 2 साल से 3 साल से 4 साल से वेबसाइट चल रही है, आज तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। इसका मतलब ये नहीं है कि स्टैंड अलोन सर्वर 5 साल बाद क्रेश नहीं हो सकता। तो तब तो आपके लिए ज्यादा रिस्की है, क्योंकि आपके पास अब 5 साल का डेटा कलेक्ट हो चुका है। आपको 5 साल का डेटाबेस आपके पास होस्ट हो चुका है, 5 साल की फाइल्स होस्ट हो चुकी हैं। अब मतलब मेरी किसी भी हालत में डेटाबेस या मेरा सर्वर क्रैश्ड नहीं होना चाहिए। मीन्स मैंने बोला प्राइसिंग वाइज क्लस्टरिंग की प्राइसिंग और स्टैंड अलोन की प्राइसिंग सेम आती है, ठीक है। अब एज ए होस्टिंग प्रोवाइडर मैंने ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया, ठीक है, क्लस्टरिंग क्रिएट कर लिया। अब मैं अपने सर्वर पे क्या क्या चीज क्रिएट करूंगा। मैं अपने सर्वर्स पे उसके अंदर एक वर्चुअल वीपीएस बना सकता हूँ। क्लस्टर्ड बनाने के बाद मैंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे वीपीएस बनाना शुरू करा, ठीक है। अब मेरे पास अगर 32 कोर का मैंने सीपीयू लगाया है, तो मैं ना 4 4 कोर के मैं कितने सर्वर बना सकता हूँ। एक मेरे को खुद को सर्वर चलाने के लिए 4 कोर मैंने हटा दिया, ठीक है। तो मैं 7 सर्वर बना सकता हूँ 4 4 कोर के, ठीक है। या कोई है ना 8 कोर का हो सकता है। अगर 8 कोर का हो सकता है तो कितने सर्वर बना सकता हूँ, 8 16 24 और 32 नहीं बना सकता है। एक आखिरी जो बनेगा 4 कोर का बनेगा, ठीक है। क्योंकि मुझे अपने इस सीपीयू को मेंटेन करने के लिए भी तो ओएस डालना पड़ेगा। ओएस डलेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम डलेगा, जिस पे वीपीएस बनेगा। वीपीएस के अंदर जो डेटाबेस एक्सेस होगा, फाइल होगा, ये सब चीज होगा, वो अलग अलग इंडिविजुअली क्लस्टर्ड पे चल रहा है। मीन्स किसी ने मुझसे 1 कोर मांगा, किसी ने 4 कोर मांगा, तो मेरे पास टोटल जो है, अगर मैं 4 कोर या इसके लिए खुद के लिए अगर मैंने 2 कोर छोड़ दिया, तो मेरे पास टोटल 30 कोर्स अवेलेबल है, ठीक है। अब मैंने वीपीएस तो बना दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं चीटिंग करूंगा, मैं कस्टमर्स के साथ चीटिंग करूंगा। चीटिंग क्या करूंगा, मेरे पास सिर्फ 30 कोर्स अवेलेबल थे, ठीक है। सिर्फ 30 कोर सीपीयू कोर अवेलेबल थे, लेकिन मैंने उठाकर उसमें ओवरलोडिंग कर दी, ओवर बनाना शुरू कर दिया। ओवर बनाना मतलब मेरे पास कैपेसिटी 30 कोर की थी, लेकिन मैंने उसको 60 कोर तक मैंने वीपीएस बना दिया, ठीक है। अब क्या होगा, आपके वीपीएस पे तो दिखेगा कि आपके पास सीपीयू, टास्क मैनेजर में दिखेगा सीपीयू ब्लैंक है, खाली है, अभी उतना फुल यूज पे नहीं चल रहा है। लेकिन आपकी रिक्वेस्ट स्लो स्लो चलेगी, पॉइजन की तरह काम करेगा, स्लो पॉइजन की तरह आपके पास वो रिक्वेस्ट धीरे से देगी। और आप जब वीपीएस के टास्क मैनेजर में देखेंगे तो आपको सीपीयू फुल दिखेगा। इट मीन्स कि सामने वाले ने ओवर सेलिंग कर दी है। फिर चीटिंग, यहाँ पर ओवर सेलिंग, फिर चीटिंग। अब बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि मैंने फॉर एग्जांपल एक होस्टिंग अगर मैं चालू कर रहा हूं, तो मेरे पास ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मैंने एक किसी से वीपीएस ले लिया, जो कि ऐसी जगह से वीपीएस ले लिया जो ऑलरेडी ओवर सेलिंग कर रहा है ना। ऑलरेडी ओवर सेलिंग कर रहा है, मतलब मेरी रिक्वेस्ट, सर्वर की रिक्वेस्ट वीपीएस पे जाएगी, वीपीएस की रिक्वेस्ट मेन सर्वर पे जाएगी। मेन सर्वर पे क्या है, क्योंकि ओवर सेलिंग है, दूसरे वीपीएस भी ओवर सेलिंग में चल रहे हैं जो सीपीयूज का यूज कर रहे हैं, तो मेरा जो क्यू में आ जाएगा। मतलब जब उनकी क्यू के अंदर, जब उनकी मेरे से आगे वालों की रिक्वेस्ट पूरी हो जाएगी, तब मेरी रिक्वेस्ट चलेगी, है ना। तो वीपीएस ओवर सेलिंग में, अब मैंने वीपीएस के अंदर क्या करा, मैं एज ए होस्टिंग प्रोवाइडर वीपीएस के अंदर मैं मल्टीपल रिसेलर्स होस्टिंग क्रिएट कर रहा हूँ।
रिसेलर होस्टिंग क्या होती है कि एक वीपीएस के अंदर या एक पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में रिसेलर होस्टिंग जो अपने पास शेयर्ड होस्टिंग मल्टीपल्स बना सकते हैं एज वेल एज वो खुद भी रिसेलर होस्टिंग बना सकते हैं। मींस रिसेलर होस्टिंग कौन हो गया? रिसेलर होस्टिंग मींस जिसके पास डेडिकेटेड सीपीयू ना हो। वीपीएस वाले के पास डेडिकेटेड सीपीयू होगा, इसके ऊपर डेडिकेटेड सर्वर्स वाला जो स्टैंड अलोन सर्वर जिसने लिया होगा या स्टैंड अलोन क्लस्टर सर्वर्स बनाए होंगे, डेडिकेटेड सीपीयू और डेडिकेटेड रैम किसके पास होगा? अप टू वीपीएस तक। इसके बाद डेडिकेटेड सीपीयू और रैम नहीं होगा, डेट इज शेयरेबल। रिसेलर होस्टिंग आ गई जो आपको शेयर्ड होस्टिंग भी दे सकता है और अगेन रिसेलर होस्टिंग हो सकता है। तो इस पूरे की कंप्लीट की मान लो कॉस्टिंग जो आ रही है वो 1000 1000 पर एनम आ रही है। 1000 100,000 पर एनम आ रही है ना? कितनी? मतलब 1 लाख। अब इसको मैंने कितने सीपीयूज में डिवाइड कर दिया? मैंने इसको उठाया 8 कोर के, मैंने कितने बना दिए सीपीयू? या चार चार चोर कोर के कितने सीपीयूज बन जाएंगे? इसमें 7 वीपीएस बन जाएंगे और ओवर सेलिंग करके मैंने इसमें 12 वीपीएस बना दिए। या 7 वीपीएस ही बना सकता हूँ, अगर मैं ईमानदारी से चल रहा हूँ तो 7 वीपीएस ही बना सकता हूँ। तो 7 वीपीएस में बेच सकता हूँ। तो 7 वीपीएस को मेरा कितना खर्चा आ रहा है क्लस्टर्ड सर्वर्स में? 100,000 मेरा खर्चा आ रहा है। 7 में डिवाइड करना है तो मेरे को कितना पर क्लाइंट कितना पड़ रहा है? 100 डिवाइड बाय 7, पर क्लाइंट जो कॉस्टिंग आ रही है वो 14.28 आ रही है। मैं मान के चल रहा हूँ अपना प्रॉफिट जोड़ के, मैंने अपना प्रॉफिट जोड़ लेता हूँ। अगर मैंने अपना प्रॉफिट जोड़ा, प्रॉफिट जोड़ नॉन प्रॉफिट में 14.28 आ रहा है, मैंने अपना प्रॉफिट जोड़ के 20 के पर क्लाइंट चार्ज कर रहा हूँ, है ना? और ओवर सेलिंग करके तो मैं कमा ही रहा हूँ, है ना? अब 20 के, अब वीपीएस बना दिए जो एक पड़ रहा है 20 के पर मंथ। ठीक है। अब एज वेल एज अब मैं उसमें रिसेलर होस्टिंग बना रहा हूँ। तो अब रिसेलर होस्टिंग में भी मेरे सीपीयू की जितनी कैपेसिटी थी उससे कहीं ज्यादा मैंने रिसेलर होस्टिंग बना दी। मैंने कोर लिए हुए हैं, 4 कोर लिया हुआ है, 7 के हिसाब से जोड़ा है ना, 4 कोर लिया हुआ है। लेकिन 4 कोर लिया हुआ है और मैं उस पर भी क्या कर रहा हूँ, सीपीयू की कैपेसिटी से ज्यादा रिसेलर होस्टिंग क्रिएट कर दी है। मैं इसको रब करके मैं आपको हायरार्की लेवल पे बताता हूँ। अब ये जो चीजें हैं, कुछ चीजें हम चेक कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, कुछ चीजें हम नहीं ढूंढ सकते हैं, कुछ चीजें हम नहीं पकड़ सकते हैं कि होस्टिंग प्रोवाइडर हमारे साथ कर रहा है या नहीं कर रहा है। वो हमें या तो खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे बेस्ट तो ये है कि खुद का आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए क्लस्टर सर्वर। ठीक है। मीन्स अब मैंने ले लिया सर्वर। ठीक है, एक सर्वर। अब मैं सर्वर को एक सिंगल स्टैंड अलोन डेडिकेटेड सर्वर भी मान सकता हूँ या मल्टीपल सर्वर्स का क्लस्टर्ड सर्वर्स भी मान सकता हूँ या क्लस्टरिंग का ग्रिड होस्टिंग भी मान सकता हूँ या क्लाउड होस्टिंग भी मान सकता हूँ। अब कोई जो मैंने कंपनीज के नाम बताए, अज्योर, गूगल, एडब्ल्यूएस के अलावा अगर कोई बोलता है कि मेरा भैया मैं क्लाउड सर्वर प्रोवाइड कर रहा हूँ, इट इज नॉट ट्रू। आपको उन्हीं प्रोवाइडर से ही सर्वर होस्टिंग लेते हैं तो ही ट्रू होगा कि हाँ वो प्रोवाइडर हैं। उसके अलावा गूगल क्लाउड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना इजी है ही नहीं। बहुत हजारों करोड़ का इसमें इन्वेस्टमेंट होता है। मैंने आपको बताया ना क्यों, क्योंकि बहुत हजारों में सर्वर्स लगेंगे तब जाके वो क्लाउड बनेगा। ठीक है। कुछ हैं, कुछ और भी प्राइवेट कंपनीज हैं जो क्लाउड्स प्रोवाइड करती हैं, उनके मैं नाम रिवील क्यों करूं? आप ढूंढिए, आप रिस्क लीजिए। ठीक है। अब मैंने सर्वर्स के अंदर एक इसके अंदर बहुत सारे वीपीएस बनाऊंगा। वीपीएस है ना, बहुत सारे उसके अंदर वीपीएस बनाऊंगा, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर कई सारे बना लूंगा। ठीक है, कई सारे बना लूंगा। जैसे कि अगर मैंने बोला कि 32 कोर का मैंने क्लस्टर्ड बनाया है, 32 कोर का अगर क्लस्टर्ड बनाया है तो मैं 4 4 कोर के कितने बना सकता हूँ? मेरे पास 30 कोर मेरे को यूज करना है तो 4 4 कोर के या 2 2 कोर के कितने बना सकता हूँ? 15 सीपीयू, 15 वीपीएस बना सकता हूँ। 4 4 कोर के 7 बना सकता हूँ और एक 2 कोर का बन जाएगा। ठीक है। 8 8 कोर के भी मैं ज्यादा नहीं बना पाऊंगा, वो भी लिमिटेशन है ना?
अब एक वीपीएस के अंदर मल्टीपल रिसेलर्स होस्टिंग हो सकती हैं। या तो मैं यहाँ पर वीपीएस ना बना के सीधे इसको यहाँ पर भी डायरेक्ट है ना रिसेलर होस्टिंग बना सकता हूँ। मतलब मैं अब उसमें वीपीएस का सॉफ्टवेयर ना चला के, वीपीएस ना बना के सीधे होस्टिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ। मतलब मैं 7 वीपीएस का एक डेडिकेटेड सर्वर बना लिया, 7 सीधे डेडिकेटेड पे रिसेलर होस्टिंग बना सकता हूँ, या सीधे क्लस्टर्ड पे होस्टिंग बना सकता हूँ, रिसेलर होस्टिंग। अब रिसेलर होस्टिंग जो है, रिसेलर होस्टिंग फर्दर दो तरह की होस्टिंग फिर से बना सकता है। फर्दर वो भी रिसेलर होस्टिंग बना सकता है, और वो शेयर्ड होस्टिंग भी दे सकता है। ठीक है। अब एज ए क्लाइंट आप यहाँ पर शेयर्ड होस्टिंग ले रहे हैं, किससे? रिसेलर होस्टिंग से। उसने भी लेके रखी हुई किसी और रिसेलर होस्टिंग से। इसमें भी मल्टीपल्स हो सकते हैं, मल्टीपल मल्टीपल रिसेलर होस्टिंग होस्टिंग हो सकते हैं बीच में, क्योंकि ये रिसेलर होस्टिंग भी फर्दर रिसेलर होस्टिंग सेल कर सकता है। ठीक है। और ऐसे एन नंबर्स तक जा सकते हैं, एन नंबर्स तक आप जा सकते हैं जिस पे आपने, अब शेयर्ड होस्टिंग आपने किसी रिसेलर से ली है, किसी रिसेलर, या तो वो वन वन लेवल का रिसेलर होगा या एन लेवल्स का रिसेलर्स हो सकता है, हमें नहीं मालूम, ये आप पता नहीं कर सकते, ये किसी भी तरीके से पता नहीं कर सकते। अब आपने रिसेलर तक अगर होस्टिंग से शेयर्ड होस्टिंग ली है, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स खड़ी होगी? सबसे पहली प्रॉब्लम्स, जो सबसे स्ट्रांग प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, वो ये कि जिससे भी उसने लिया है, वो अपने अवेलेबल रिक्वेस्ट को, अगर मेरा 32 कोर का सीपीयू है, और मैं मान के चल रहा हूँ, माना में ऐसा मैंने माना कि मेरा एक कोर एक सीपीयू 1000 रिक्वेस्ट पर सेकंड एक्सेप्ट करता है, मीन्स 1000 पर सेकंड्स रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है, तो मैं कितने रिक्वेस्ट को पर सेकंड्स कर सकता हूँ? 32,000, 32,000। ठीक है। अब 32,000 मीन्स अब मैंने ओवर सेलिंग कर दी, मेरे पास सीपीयू रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने की तो कैपेसिटी ही नहीं है मेरे पास। अगर इस केस में, अगर आपके पास 20 यूजर्स भी अगर आपके वेबसाइट पे हिट कर गए जो ऑनलाइन एक्सेप्ट कर रहे हैं, इस केस में तो आपका तो चल ही नहीं पाएगा, चल ही नहीं पाएगा। और हर एक यूजर, हर एक विजिटर्स ने, अगर मान लो कि हर एक यूजर्स ने 100 भी, अगर विजिटर्स ने 100 रिक्वेस्ट भी साइमल्टेनियसली मार दी, और आपके सिर्फ 32,000 है, तो कितने यूजर्स आप एक्सेप्ट कर सकते हैं? 32,000 डिवाइड बाय 100, मतलब सिर्फ 320 विजिटर्स को होल्ड करने का ये सीपीयू है। ठीक है। अब पहले तो सर्वर्स के अंदर 7 वीपीएस, 7 वीपीएस के अंदर सैकड़ों सैकड़ों रिसेलर, सैकड़ों रिसेलर्स ने हजारों शेयर्ड होस्टिंग, हजारों शेयर्ड होस्टिंग, तो ये लाखों में वेबसाइट जब संख्या पहुंच जाती है, हजारों में संख्या पहुंच जाती है, तो और वो रिक्वेस्ट सिर्फ एक्सेप्ट कर सकती है सिर्फ 320। मतलब अगर मैं पर क्लाइंट, पर विजिटर, एक क्लाइंट पे एक सीपीयू रिक्वेस्ट भी अगर मैं डेडिकेटेड कर दूं, तो मैं 320 से ज्यादा तो मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता, 320 से ज्यादा तो ले ही नहीं सकता, हमारी रिक्वेस्ट ही फॉरवर्ड नहीं होगी। तो ऐसी जगह से आपको होस्टिंग लेना खतरे से खाली नहीं है, किसी भी तरीके से खतरे से खाली नहीं है। और जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि इस तरह की होस्टिंग की कॉस्ट, मतलब क्लस्टर्ड होस्टिंग की कॉस्ट, क्लस्टर की, ग्रिड की होस्टिंग की कॉस्ट, और स्टैंड अलोन सर्वर्स की होस्टिंग की कॉस्ट। अब इस रिसेलर के लिए जो वीपीएस जिसने लिया हुआ है, जिसने वीपीएस लिया हुआ है, वो वीपीएस होस्टिंग जिसने डायरेक्ट लिया, आपने डायरेक्ट क्लाइंट को वीपीएस दे दी, मतलब वो आपके लिए लॉजिकली वो इट इज अ स्टैंड अलोन सर्वर, स्टैंड अलोन सर्वर है। ठीक है। आपके लिए स्टैंड अलोन है, लेकिन वो बैकएंड पे ग्रिड सर्वर का इंफ्रास्ट्रक्चर बना हो सकता है, क्लाउड सर्वर का इंफ्रास्ट्रक्चर बना हो सकता है ना? तो ये आपके लिए तो स्टैंड अलोन है, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप जो चीज, जितना सीपीयू रिक्वेस्ट आप डेडिकेटेड खरीदेंगे, आपको वो उतना रिस्पॉन्स करेगा, क्योंकि इधर डेडिकेटेड सीपीयू मिल रहा है, डेडिकेटेड रैम मिल रही है। लेकिन रिसेलर होस्टिंग पे और किसी भी तरह के अब जो होस्टिंग क्रिएट होगी, उस पे आपको किसी भी लेवल पे डेडिकेटेड का नाम शब्द होगा ही नहीं। ठीक है। अब कई लोगों ने क्या करा है, इसका भी सॉल्यूशन निकाल लिया है, इसमें भी चीटिंग करने का सॉल्यूशन निकाल लिया है। अब वो क्या करते हैं,
रीसेलर के अंदर जो होस्टिंग कंट्रोल पैनल होता है, सी पैनल, वेबसाइट पैनल, उसके अंदर एक जगह वो दिखा देते हैं कि आपको डेडिकेटेड इतना सीपीयू रैम रहेगा। ठीक है, इतना डेडिकेटेड सीपीयू रैम रहेगा। वो शेयर्ड होस्टिंग को या रिसेलर होस्टिंग को दिखाते हैं कि इतना डेडिकेटेड सीपीयू रैम रहेगा, लेकिन अगर मैंने ओवर सेलिंग कर दी तो वो मेरा डेडिकेटेड हो चाहे ना हो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? वो रिक्वेस्ट तो आपकी उतनी ही शेयरेबल में ही एक्सेप्ट होगी ना। मेरे पास 32,000 का पूरा कोर अवेलेबल है, और मैं इसको 32,000 ना करके अगर इतना सेल कर दूं और आपको बोलूं कि आपको भैया हर एक में है ना 1 गीगाहर्ट्ज आपके लिए 1 कोर आपको डेडिकेटेड है, लेकिन मेरा सीपीयू तो उसको एक्सेप्ट करने लायक ही नहीं है ना। ओवर सेलिंग मतलब 32 के बजाय मैं 64 कर दूं, मतलब हाफ कैपेसिटी में आपको, मैं आपको दिखाने के लिए तो सीपीयू रैम अवेलेबल करा रहा हूं, लेकिन आपको रिक्वेस्ट जो है हाफ कैपेसिटी में आ रही है। मींस आप इस चीज को निकाल ही नहीं सकते हैं, इसको कैलकुलेट ही नहीं कर सकते हैं, इसको फाइंड आउट ही नहीं कर सकते हैं कि उसने जो हमें डेडिकेटेड दिया वो ओवर सेलिंग कर रहा है या लोअर सेलिंग कर रहा है। तो हम मतलब हम अगर हमारा अंडर सेलिंग कर रहा है तो हमारी वेल परफॉर्मेंट हमारी वेबसाइट चलेगी, वेल परफॉर्म्ड हमारी एप्लीकेशन चलेगी। मीन्स हमारा अगर अच्छा क्लाइंट है, प्रॉपर क्लाइंट है, तो हम उसको वीपीएस ही प्रेफर करेंगे और उसको इन सब चीजों के बारे में डिफरेंस बताएंगे। और एज ए खुद सर्व सॉफ्टवेयर डेवलपर आप कस्टमर को तो शेयर्ड होस्टिंग दे रहे हैं, लेकिन आपके पास तो एटलीस्ट मिनिमम वीपीएस होना ही चाहिए। वीपीएस से नीचे आप सॉफ्टवेयर कंपनी या सॉफ्टवेयर बिजनेस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का बिजनेस आप स्टार्ट नहीं करेंगे। क्लस्टर करने को नहीं बोल रहा हूं, लेकिन एटलीस्ट वीपीएस पे तो आप करेंगे। हाँ, आप अपने लेवल पे वीपीएस के मल्टीपल वीपीएस लगा के क्लस्टर कर सकते हैं। वेब सर्वर, डेटाबेस सर्वर, दो करके दो पार्ट में डिवाइड करके दो वीपीएस लगा के आप डिवाइड कर सकते हैं। मींस आप अपने वीपीएस में कोर नहीं बढ़वाएंगे, एक और डेटाबेस सर्वर आप एक सर्वर क्रिएट करा लेंगे। मतलब आपके पास ऑलरेडी 4 कोर का सर्वर था, अब आपकी रिक्वेस्ट हैंडल ज्यादा हो रही है टास्क मैनेजर में, अब अबव 60% है ना, टास्क मैनेजर पे आने लगा कि अबव 60% यूज होने लगा, तो आप एक और 4 कोर का ले लेंगे जिसमें आप उसको क्लस्टर्ड कर देंगे, डेटाबेस को डिवाइड कर देंगे, और आने लगा तो एसएमटीपी को डिवाइड कर देंगे, और आने लगा तो डीएनएस को डिवाइड कर देंगे, और आने लगा तो वीपीएस से सीधे स्टैंड अलोन सर्वर, डेडिकेटेड सर्वर्स का आप क्लस्टर्ड कर लेंगे। ठीक है, उससे भी ज्यादा आने लगा, आपके बहुत सारे क्लाइंट्स बढ़ते चलेगा, क्लाइंट्स बढ़ते चलेगा, बढ़ते चलेगा। आपके आप क्लाइंट्स को किस लेवल पे दे रहा हो? शेयर्ड होस्टिंग दे रहा हो, रिसेलर होस्टिंग नहीं, शेयर्ड होस्टिंग दे रहा हो। तो आपके पास ये धीरे धीरे करके क्लाइंट्स बढ़ते चले आएंगे, और ये क्लाइंट्स जो होंगे, अब इसमें एक और ड्रॉबैक आता है, इस केस में एक और ड्रॉबैक आता है। आपने शेयर्ड होस्टिंग ली, ठीक है, अब आपको अगर कोई प्रॉब्लम आई तो आप रिसेलर को कॉल करोगे, रिसेलर्स एन नंबर ऑफ रिसेलर्स हो सकते हैं, रिसेलर वाला वीपीएस को कॉल करेगा, वीपीएस वाला मेन प्रोवाइडर से कॉल करेगा। ठीक है, मेन प्रोवाइडर भी आपको सीधे वीपीएस दे सकता है, मेन प्रोवाइडर आपको सीधे शेयर्ड होस्टिंग दे सकता है। मींस आपको डायरेक्ट अगर शेयर्ड होस्टिंग जो है आपने मेन प्रोवाइडर से अगर लिया है, बीच में इतने मीडिएटर नहीं है, तो आपकी रिक्वेस्ट सीधे प्रोवाइडर के पास जाएगी और वो आपका सीधे रिजोल्यूशन करेंगे। लेकिन अगर आपने मूव ऑन करके जा रही है, बहुत सारे एन नंबर ऑफ लेवल्स को क्रॉस करते हुए प्रोवाइडर पर पहुंच रही है, तो प्रोवाइडर क्या बोलेगा? सॉल्व दिस प्रॉब्लम योर सेल्फ। वो आप बोलेगा भैया खुद ही सॉल्व करो, क्योंकि उसने उसके लिए तो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करूंगा मैं, आपकी प्रॉब्लम वीपीएस के प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। आपने हजारों का अगर क्लाइंट्स को अगर बेच दोगे तो मैं उसके लिए रिजोल्यूशन करने के लिए नहीं बैठा हूं। मैं आपकी अगर प्रॉब्लम है तो बताओ, मैं आपके हर एक क्लाइंट की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व नहीं कर पाऊंगा, सपोर्ट्स नहीं दे पाऊंगा, ये तो वैसे भी फिजिबल नहीं है। वो कैसे दे सकता है? उसने तो आपको वीपीएस दिया, अब आपने उस पर 1 लाख अगर वेबसाइट होस्ट कर दी, आपकी कैपेसिटी नहीं है, आपने क्यों बेची, आपने क्यों दी? मतलब वो बोल देगा कि दिस प्रॉब्लम को आप खुद ही रिजॉल्व करें। मींस ये मना कर देगा, ये मना कर देगा, और आपने एन नंबर ऑफ रिसेलर ले लिया, मतलब आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट का लूप होल आएगा, सपोर्ट्स बहुत डेंजरस हो जाएगी, आप सपोर्ट्स को रिजॉल्व ही नहीं कर पाओगे। इवन हो सकता है कि ये सर्वर प्रोवाइडर बैकअप तो ले रहा है 7 डेज का, लेकिन वो पूरा वीपीएस ही है ना रिस्टोर करेगा जब भी रिस्टोर करेगा। मींस आपके किसी क्लाइंट ने बोला कि मेरा बैकअप रिस्टोर कर दो, ठीक है, अब वो रिक्वेस्ट गई, अब लेकिन एक रिसेलर ने या एक वीपीएस ने बहुत सारी होस्टिंग करके रखी हुई है, तो क्या होगा? कल का बैकअप रिस्टोर कर दो, मतलब उस पर्टिकुलर वेबसाइट का बैकअप, जैसी वीपीएस का बैकअप रिस्टोर होगा तो उस पर जितनी भी वेबसाइट्स होंगे उन सबका रिस्टोर हो जाएगा, है ना।
ऐसे भी बहुत कम प्रोवाइडर हैं जो वीपीएस के अंदर इंडिविजुअली वेबसाइट्स का बैकअप रिस्टोर फैसिलिटी अवेलेबल करा पाते हैं। वो सभी लोग नहीं करा पाते हैं। वो उस केस में क्या होगा, आप बार बार आप भी प्रॉब्लम में जाओगे। वो आपको बोल देगा बैकअप सर्विसेज इज नॉट अवेलेबल, हम बैकअप करते ही नहीं है, वीपीएस लेवल पे बैकअप होगा। गेटिंग माई पॉइंट? मीन्स आप जब भी सर्वर का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे तो मिनिमम तो आपके पास क्लस्टर्ड होना चाहिए, या आप नहीं बना पा रहे हैं तो मिनिमम आपके पास वीपीएस होना चाहिए। वीपीएस भी नहीं ले पा रहे हैं, आपका बजट नहीं है, तो रिसेलर होस्टिंग हो, लेकिन रिसेलर होस्टिंग भी डायरेक्ट प्रोवाइडर हो, ना कि बीच में कोई उसमें बीच में वीपीएस वाला घुसा हुआ हो। ठीक है ना? क्योंकि इनकी कॉस्ट में ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, ज्यादा मार्जिन नहीं आता। इवन मार्जिन क्या, आप इस लेवल पे आप ज्यादा कॉस्ट दे रहे होते हैं। आपकी जो सर्विसेज आप ले रहे हो उस डिफरेंस में इस लेवल पे आप ज्यादा कॉस्ट दे रहे होते हैं, क्योंकि वो आपको चीटिंग करके चीजें बेच रहा है। मतलब मैं एक एग्जांपल, एक और एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल एक होटल है, वो क्या हो गया, ये हो गया। अब होटल से आपने एक बड़ा रूम ले लिया, किसी में 4 बेड हैं, किसी में 2 बेड हैं, किसी में 6 बेड हैं, किसी में 8 बेड हैं। ठीक है? अब ये मैंने किसी को दे दिया कि भाई आप 16 बेड वाला मुझसे रूम ले लो। ठीक है? अब आप बेचो, लेकिन उसमें तो 16 बेड ही अवेलेबल है। लेकिन मैंने क्या करा कि आप रात में ही आते हो, दिन में नहीं आते, लेकिन कोई दिन में आया तो मैंने दिन वाले को अलग देना शुरू कर दिया। मतलब मेरा 16 बेड था, मैंने 32 बेड का यूज करने लगे। लेकिन अब दिन में आप आ गए तो क्या करोगे? दिन में आप आ गए तो वो आपको कोई और खाली बेड आपको देने की कोशिश करेगा, ले लो। लेकिन सारे के सारे अगर दिन में आ गए, दिन वाले भी दिन में आ गए, रात वाले भी दिन में आ गए, तो आप उसको बेड दे ही नहीं पाओगे, क्रैशिंग, क्रैश होगा, वो आपका रूम क्रैश होगा। लेकिन इसके ऊपर बेड के ऊपर भी, बेड मैंने आपसे बेड ले लिया, बेड के ऊपर भी मैंने है ना 8 8 लोगों का बिस्तर लगा दिया। इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। सेम, ये तो मैंने रियल लाइफ का एग्जांपल बताया है। सेम, अब यहाँ पर आपकी सीपीयू की कैपेसिटी या क्लस्टर इंफ्रास्ट्रक्चर की कैपेसिटी, जितने रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करने की कैपेसिटी थी, मैंने मान लिया 100%। उससे मैंने 10 वीपीएस बना दिए, तो हर एक को इंडिविजुअली 10%। ठीक है? उसमें मैंने हर एक के अंदर इंडिविजुअली अगर मैंने है ना 10 10 रिसेलर्स होस्टिंग बना दी, मतलब 1%। और हर एक ने 10 10 रिसेलर होस्टिंग बना दी, मतलब 0.1%। ठीक है? अब लेकिन मेरे मेरे इतने में मेरे को चीजें सस्ता भी करना है, चीजें सस्ता भी करना है, प्लस मुझे कमाना भी है। तो मैंने ये 0.1 था, इसके ऊपर मैंने ओवरलोडिंग करना शुरू कर दी। मतलब मेरी कैपेसिटी थी 100%, अगर मेरी कैपेसिटी है 10 वीपीएस बनाने के बजाय 20 वीपीएस बना दिए। और ये कह के बना दिए कि मेरे पास जो है, मैं आपको इंडिविजुअली 10% दे रहा हूँ। जैसा 16 16 बेड का रूम था, लेकिन मैंने उसमें 32 ओवरलोड कर दिए, डबल कर दिए। मीन्स यहाँ पर फिर चिटिंग, यहाँ पर भी चिटिंग, यहाँ पर भी चिटिंग, क्योंकि कंपटीशन के दौर में लोगों ने अपने आप को सस्ता करने के लिए ओवर सेलिंग चालू कर दी, ओवर सेलिंग करने लगे। मीन्स सस्ता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये खुद लॉजिक लगाना पड़ेगा कि अगर वो सस्ता दे रहा है तो ओवर सेलिंग करके तो नहीं दे रहा है। नो डाउट वो ओवर सेलिंग ही करके दे रहा है आपको। मीन्स आप कस्टमर को आंख बंद करके ये नहीं बोल सकते हैं 100% कि 100% या 99% आपकी अप टाइम रहेगी। ठीक है? मीन्स हम इस तरह का कोई भी धोखाधड़ी का काम नहीं करेंगे, और खुद भी धोखाधड़ी से बचेंगे, खुद भी इस तरह की होस्टिंग से बचेंगे। ठीक है? इंडिया की अगर मैं ओवरऑल अगर मैं बात करूं, तो इंडिया में जो इस तरह के जो प्रोवाइडर हैं, वो आप मैक्सिमम जो होंगे वो 100 होंगे, इससे ज्यादा अवेलेबल नहीं होंगे। लेकिन देखा जाए तो हर गली में होस्टिंग प्रोवाइडर अवेलेबल है, हर गली में होस्टिंग प्रोवाइडर अवेलेबल है। मीन्स एज ए सॉफ्टवेयर कंपनी, आप जब भी किसी से होस्टिंग लेंगे तो किससे होस्टिंग लेंगे? डायरेक्ट प्रोवाइडर से लेंगे, किसी रिसेलर से नहीं लेंगे जो आपको कहीं से खरीद के आपको दे रहा हो। ऐसा कभी भी होस्टिंग नहीं लेंगे, किसी भी तरीके से इसी तरह की होस्टिंग नहीं परचेस करेंगे। ठीक है? अब अगले टॉपिक में मैं आपको बैकअप प्लान, सर्वर लेवल पे बैकअप प्लान्स क्या होते हैं, जो कि ऑलरेडी मैं डेटा स्ट्रक्चर लेवल पे मैं आपको बैकअप प्लान बता चुका हूं। लेकिन अब इसमें सर्वर्स लेवल्स में किस किस तरीके से बैकअप प्लान्स बनते हैं, ये मैं आपको अगले टॉपिक में कवर करूंगा। इस टॉपिक में बस इतना ही। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको सभी अपकमिंग वीडियो ट्यूटोरियल्स और टॉपिक्स का एक्सप्लेनेशन का अलर्ट्स आपको मिल सके।
एज वेल एज आपको वीडियो में कुछ प्रॉब्लम लगी हो, ऑडियो क्वालिटी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो, वीडियो क्वालिटी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो, है ना, और कोई टॉपिक समझ में नहीं आया हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक्स कर दीजिए, और अपने कलीग्स को, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। वैसे तो कई लोग हैं जो अवॉइड करते हैं कि भाई अगर मैंने कहीं से कोई ज्ञान ले लिया है तो मैं इस ज्ञान को अपने कलीग्स को मैं क्यों बांटूं। तो आप ऐसा ना करें, मैं भी तो आप ही को दे ही रहा हूँ। तो अवॉइड अवॉइड दिस टाइप ऑफ थिंकिंग, है ना। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक्स कर दें। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।